जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BGDG 172 के यूनिट 8 को कवर करेंगे, जिसका नाम है जेंडर इश्यूज इन वर्क एंड लेबर मार्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेंगे कि हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा। देखिए, एग्जाम बहुत क्लोज आ चुका है, 26 तारीख को एग्जाम आ गया है। तो मेरे को भी टेंशन हो रहा है कि कैसे जितना जल्दी हो सके वीडियो डाला जाए, पर ये स्लाइड बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप वैसे आया है एक वीडियो पे कमेंट आया है कि आप शॉर्ट में वीडियो बना दीजिए, क्योंकि 26 को एग्जाम है। अगर उस पर कुछ लाइक्स रहता है, मतलब लोग ज़्यादा जन बोलते हैं कि हाँ ऐसा सही रहेगा, तो हम बस जो जैसे इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स है ये सब इंक्लूड नहीं करेंगे। शॉर्ट में समरी बेस पे आपको एग्जाम से जो टॉपिक है वो टॉपिक को डालेंगे और कुछ टॉपिक को ऐड करेंगे, और ज़्यादा चीज़ हम ना वर्बली एक्सप्लेन कर देंगे, बस कि आपके पास बुक हो तो आप समझ पाए, मतलब एटलीस्ट आपके पास ना आप पॉइंट आप नोट कर पाएँ कि हाँ कि एग्ज़ाम की मतलब जब क्वेश्चन आए ना, तो आपके दिमाग में जब क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारा पॉइंट रहे दिमाग में कि हाँ ये पॉइंट हम इस पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं आंसर को। मतलब एकदम अननोन सा ना लगे कुछ आंसर कि हाँ एकदम से समझ ना आ रहा हो, तो ऐसा ना हो। तो हम आप बोलेंगे तो हम वैसा कर देंगे। तो 26 तारीख तक, 26 नहीं 25 तक होगा, तो फटाफट जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो सारा फटाफट डाल देते हैं, बस टॉपिक डाल के एक्सप्लेन कर देंगे। और नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। टाइम तो लग ही जा रहा है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी टाइम लग ही जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का जो हमारा, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा। पहला हमारा इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें बस ये समझेंगे कि चैप्टर में है क्या और इस चैप्टर को पढ़ाने का पर्पस क्या है। उसके बाद हमारा है इनम्यूरेशन ऑफ वर्क के रिस्पेक्ट में हम किस तरह से डाटा को कलेक्ट। इनम्यूरेशन का मतलब ही होता है डाटा को कलेक्ट करना बहुत ही ऑर्डरली फैशन में, मतलब सारा चीज़ को कलेक्ट करना। कितना रेशियो, सेक्स रेशियो है, कितने वुमेन है, कितने मैन है, कितने एज के वुमेन है, कितने एज के वुमेन अनमैरिड है, सब कुछ डाटा को बहुत अच्छे से कलेक्ट करके फिर एक कंक्लूजन निकालना। तो इस प्रोसेस को हम लोग इनम्यूरेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा तो वर्क के इसके तो इनम्यूरेशन जो है इस वर्क के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि वुमेन, इस चैप्टर में जो है प्रॉब्लम कि वुमेन वर्क में तो घुस जाती है, वर्क के एम्प्लॉयमेंट में तो घुस जाती है। पहले तो था कि एम्प्लॉयमेंट में घुसने में प्रॉब्लम आता है, इसमें आता है इस चैप्टर में है कि एम्प्लॉयमेंट में घुसने के बाद भी कुछ चैलेंजेस फेस करती है वुमेन। वो सारा चैलेंजेस को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करने वाले हैं, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, जैसा कि सर्विसाइजेशन है, ग्लास सीलिंग है, डबल बर्डन है, ये सारा है डिटेल में हम लोग करेंगे। बार बार एक चीज़ को रिपीट हो जाएगा। आप टॉपिक देख लीजिए क्या क्या टॉपिक है, फटाफट कर रहे हैं चैप्टर ना, मतलब जितना हो सके जल्दी वीडियो बनाना है चैप्टर एग्जाम 26 को, इसीलिए तो यही टॉपिक है। बाकी सारा वापस जब हम स्लाइड में आएगा तो उसको वापस वो रिपीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि पहले हम वुमेन के वर्क को किस तरह से कलेक्ट करेंगे, डाटा के अकॉर्डिंग बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे कि वुमेन के आप कुछ कोई लोग फेमिनिस्ट लोग हैं या फिर कुछ वुमेन के अपलिफ्टमेंट के बारे में अगर सोचना चाहते तो वो बोल रहे हैं कि नहीं वुमेन का तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो उनके ऐसे ही बोलने से तो होगा नहीं, उनको डाटा दिखाना पड़ेगा। वो और डाटा कैसे दिखाएंगे, डाटा कलेक्ट करके कुछ प्रोसेस से, कुछ सर्वे कराएंगे। सर्वे से वो सर्वे के थ्रू डाटा कलेक्ट करके बताएंगे कि देखिए सर वुमेन का एम्प्लॉयमेंट इतना कम है, हाईलाइट करेंगे, तब गवर्नमेंट उस पर कुछ स्टेप्स लेगा। उसके बाद ये सारा चैलेंजेस को हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि विमेन के लेबर फोर्स में जो प्रॉब्लम आता है उसको हाईलाइट करना। दूसरा कि गवर्नमेंट जो भी उनके रिस्पेक्ट में, जो उनके फेवर में जो लॉ लाती है या फिर कुछ स्कीम लेके आती है, उस स्कीम लाने के बाद भी कुछ लूप होल्स रह जाता है, उस लूप होल्स को दिखाना कि कहाँ लूप होल्स रह गया, कहाँ पे उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। जो तुम आपका बोल सकते हैं कि क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म को दिखाती है। उसके बाद हमारा है टॉपिक, यहाँ से स्टार्ट होता है इनम्यूरेशन ऑफ वर्क, जो कि हमारा पहला टॉपिक था। थर्ड पॉइंट देख लीजिए। इनम्यूरेशन ऑफ वर्क में, इनम्यूरेशन का मतलब होता है डाटा को कलेक्ट करना ऑर्डरली वे में। तो ये कैसे होगा, डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, हम सर्वे का हेल्प लेंगे। सर्वे कराते हैं। सर्वे क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ लोग घर घर जाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, एक फॉर्म होता है, फॉर्म को फिल करवाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आपके घर में कितनी औरत हैं, कितने मैन हैं, कितनी एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने काम करते हैं, आप कितना देर काम करती है, बच्चे कितने हैं, बच्चे को आप कितना देर समय देती है। तो पूरा डाटा कलेक्ट करके, इसको फील्ड वर्क बोलते हैं। सोशोलॉजिस्ट लोग करते हैं। सोशोलॉजिस्ट लोग मतलब बहुत फील्ड वर्क में वो रिसर्च करते हैं। उसके बाद एक अनुमान लगाते हैं कि हमारा सोसाइटी कैसे बदला है, या सोसाइटी के बारे में कुछ भी वो थ्योरी दे रहे हैं ना, तो फील्ड वर्क पे, ग्राउंड लेवल पे जाके ऑब्जेक्टिविटी से, मतलब एक सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं लेते हैं कि अपने अनुसार जो लग रहा है उनको वो दे दिए। वो फील्ड वर्क पे जाके फिर रिसर्च करते हैं, तब जाके वो डाटा कलेक्ट करके फिर बताते हैं कि हाँ ये कंक्लूजन है, इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप कुछ भी अगर ठीक करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले
प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम का रूट कॉज समझना पड़ेगा। तो ये सर्वे के थ्रू होता है। सर्वे के थ्रू उनको बहुत सारा रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि सेक्स के बारे में कि कितने मेल है कितने फीमेल है, किस रीजन में कितने मेल फीमेल है, किस रीजन में से जो सेक्स रेशियो का गैप ज़्यादा है, मोटिलिटी रेट कम है कि ज़्यादा है, बच्चों का एज कितना है, कितनी कम एज में कहीं जितनी कहीं कहीं पे है कि कम एज में लड़कियों का शादी करा देते हैं, या जैसे कि बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे विमेन छोटी छोटी लड़कियों का शादी हो जाए, जो बाल विवाह का प्रथा ज़्यादा है। तो ये सब कैसे पता चलता है? फील्ड वर्क करके, सर्वे कलेक्ट करके बताया जाता है कि इस जगह पे ऐसा ज़्यादा है, या फिर तो गवर्नमेंट को हाईलाइट किया जाता है कि इस जगह पे आप कुछ ऐसा कानून लेके आइए जिससे ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो उसके बाद सारा सैंपल कलेक्ट तो कर लेते हैं, पर जो फेमिनिस्ट लोग हैं ना, फेमिनिस्ट हम लोग पहले भी जहाँ समझे हैं कि फेमिनिस्ट जो वुमेन के अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचते हैं, तो लड़के भी हो सकते हैं फेमिनिस्ट, लड़की भी हो सकती है, दोनों ही हो सकते हैं। तो फेमिनिस्ट लोग ना देखते हैं कि वर्क के बारे में कलेक्ट तो किया है कि वर्क का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में कितने एम्प्लॉयज़ में कितने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, कितने लोग किस सर्विस सेक्टर में, कितने लोग बिजनेस में हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, सब डाटा कलेक्ट करती है। पर इसमें से ना कुछ लूपहोल्स रह गया, कुछ एब्सेंस रह गया। जो विमेन का जो एम्प्लॉयमेंट है ना, विमेन का जो वर्क फोर्स है, उसमें पार्टिसिपेशन को ज़्यादा डाला नहीं गया, देखा नहीं गया, इनविजिबल मान के रखा गया। ये विमेन जो फेमिनिस्ट लोग हैं ये हाईलाइट करती हैं कि विमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है प्रोडक्टिव वर्क में और उसके हाउस होल्ड वर्क में भी, दोनों काम वो करती है। मतलब वो अगर घर से वो बाहर जाके अगर मान लीजिए किसी विमेन का जॉब लग गया है, तो ऐसा नहीं है कि उनको घर के काम से मुक्ति मिल गया है, ऐसा नहीं है। घर का काम भी उन्हीं को करना है, ये उनका दैनिक कार्य की तरह ही है। जैसे वो उठ के सब वैसे ब्रश करेगी ना, वैसे उनका घर का काम भी है। तो उन पर क्या आ जाता है कि ये काम एक उनके लिए गुड न्यूज़ तो रहता है, पर कहीं ना कहीं उनके लिए एक डबल बर्डन की तरह भी लाता है। और इस काम को हाईलाइट नहीं किया गया। हाँ, ये तो बता देते कि हाँ विमेन इतनी सारी विमेन है यहाँ पे जो इतना घंटा ये वर्किंग आवर्स देती है, पर उनके घर के काम भी वो फिर साथ में देती है, इसका कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, ये सर्वे यहाँ पे सर्वे जो है हमारा फेल हो जाता है, विमेन के इस कंट्रीब्यूशन को नहीं दिखा पाता है, और इस चीज़ को हाईलाइट करती है फेमिनिस्ट लोग। वो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल पे बताती हैं कि दोनों लेवल पे जितना भी, देखिए एक ही तो सर्वे नहीं कलेक्ट होता, एक ही तो डाटा कलेक्ट नहीं करता, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ डाटा कलेक्ट किया जाता है। विमेन यही तो नहीं है, विमेन तो पूरे वर्ल्ड वाइड में है। और फिर कुछ नेशनल भी बहुत सारा एजेंसी है जो डाटा कलेक्ट करके बताती है। तो वो दोनों जगह को हाईलाइट करके बताती हैं, फेमिनिस्ट बताती हैं या बताते हैं, फेमिनिस्ट लोग जो है बताते हैं कि कहीं कहीं पे आप कहाँ पे लैग कर गए हैं, आपका कहाँ पे वुमेन का ये कंट्रीब्यूशन को आपको आपका इनविजिबल है, मतलब फेडेड है, वो दिखता ही नहीं है कि हाँ वुमेन का डबल पार्टिसिपेशन होता है। वो प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों काम को देखती हैं, घर का भी काम देखती है, घर का काम तो उनको कंसिडर ही आप नहीं करते, डाटा में डाले भी नहीं है, इस डाटा में जिक्र भी नहीं है। उसके बाद हमारा आता है विमेन की किस किस काम को विमेन का काम बोलते हैं, कि विमेन का काम में क्या क्या आता है, किस किस क्या क्या चीज़ को हम बोलते हैं कि ये विमेन का काम है। देखिए, पहले इसको हम समझने से पहले हम देखेंगे कि किस कंडीशन में और किस पैटर्न में विमेन काम करती हैं और मैन काम करते हैं। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि विमेन का जो काम होता है वो इंडोर ही रहता है, घर पे ही वो ज़्यादा काम करती हैं, और मैन का जो काम होता है आउटडोर काम होता है। घर जैसे भाई बहन में भी क्या बोलते हैं, धनिया पुदीना कौन लाता है, भाई लाते हैं। घर का काम जब गेस्ट आते हैं तो चाय कौन बनाता है, दीदी बनाती है, मतलब बेटियां बनाती हैं। तो ये काम बांटा हुआ है, यही तो है सोशलाइजेशन, कि पहले बांटा हुआ है कि वो कुछ घर का काम है तो अगर लड़का बोलेगा सब काम हम ही करेंगे क्या, बाहर का काम बोलेगा तो तू लड़का तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, तेरे को ही करना है ना। तो वो कुछ काम है जो बचपन से वो लोग देख रखे हैं कि घर का काम लड़कियां करेंगी और बाहर का काम लड़के करेंगे। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि लड़के घर का काम नहीं करते, क्या लड़कियां बाहर का काम नहीं करती हैं, पर मेजोरिटी में यही चीज़ देखा जाता है कि लड़कियां घर का काम करती हैं और लड़के बाहर का काम करते हैं। और अगर कुछ लड़कियां बाहर का काम करने भी जाती हैं तो भी उनका घर का काम उनसे पीछा नहीं छोड़ता, उनका घर का काम उन्हीं का है, रह ही जाता है। ठीक है, उनका घर का काम उनको करना ही पड़ता है। तो उसके बाद ये अगर जाते हैं कि जैसे, और ये ऐसा क्यों होता है, ये सोशलाइजेशन के कारण, या फिर बोल सकते हैं कि हमारा ट्रेडिशनल नॉर्म चल रहा है कि हाँ अरे अगर कोई किचन में है तो क्या, अगर कोई आप भी इमेजिन कीजिए कि आप किसी के घर पे जाते हैं और आप उसमें देख रहे हैं कि जो कुछ लेडीज़ हैं, दो लेडीज़ हैं जो बैठ के टीवी देख रही हैं या फिर आती हैं और घर पे बस नॉर्मल लेट के फ़ोन चला रही हैं। इमेजिन करिए एक सिनेरियो को कि विमेन, दो लेडीज़ है जो घर पे फ़ोन चला रही हैं, और उनके घर पे जो जेंट्स मेंबर हैं वो घर पे रोटी बना रहे और एक जने तवा पे सब्जी बना रहा है, तवा पे सब्जी नहीं बनता ना, तवा पे रोटी बना रहे और एक जने सब्जी काट रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब नहीं लगेगा
क्यों ऐसा ऐसा अगर आप सिनेरियो को उल्टा कर देंगे तो और नहीं लगेगा कि हाँ चलो कोई नहीं, कि हस्बैंड तो ऐसे ही रहते ही हैं, फ़ोन में रील्स वगैरह चला रहे हैं, मतलब ऑफिस से आए हैं, ऐसा नहीं कि सुबह से रील्स चला रहे हैं, मतलब आए हैं ऑफिस से और चला रहे हैं और घर पे मम्मियाँ खाना बना रही है, वो और नहीं लगेगा। पर ये क्योंकि वो हमारा सोसाइटल नॉर्म्स बना हुआ है, पर अब ये सिनेरियो का चेंज हो जाता है तो यहाँ पे ऑड लगने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल नॉर्म्स के अनुसार जो होता रहता है ना वही हम लोग को ठीक लगता है, नहीं तो बाकी हम लोग फिर बोलते हैं डेविएंट हो गया है। पर जरूरी नहीं कि सोसाइटल नॉर्म्स जो भी बन गया है ना वही हमेशा सही हो, कभी कभी जो चीज़ गलत होता है ना उसको बदलने के लिए आवाज़ उठाना ही पड़ता है, उठाना ही चाहिए भी। इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन है ना कि इंडिया में हम लोग भी जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर फील्ड से एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत लोग ज़्यादा लोग का पार्टिसिपेशन है, ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर वर्क से जुड़े हुए हैं, और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहता है, वुमेन का रहता है। ये हमारा डाटा कहता है कि वुमेन ना, और वुमेन घर का भी काम करती हैं और एग्रीकल्चर के वर्क में उनको खेत वगैरह है ना, तो खेत पे अगर अनाज बोना है तो खेत का वो बहुत सारा काम वुमेन करती हैं, ठीक, पहले से करती आ रही है, ये आपका ट्रेडिशनल हिस्ट्री से टाइम से वुमेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो कैसे बोल सकते हैं कि वुमेन, और एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो कैसे बोल सकते हैं कि वुमेन का रोल नहीं है। पर उनको ना बहुत बार होता है कि जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना एग्रीकल्चर में जो रहते हैं उनको हम नॉन वेजर की तरह कंसिडर करते हैं, उनको पैसा नहीं देते हैं उसके लिए, उनको मानते हैं कि जस्ट आप ही का तो काम है, ये चीज़ आप अपने घर के लिए तो कर रही हैं, तो आपको क्यों इसके लिए पैसा दिया जाए। तो नॉन वेज एम्प्लॉयमेंट जो होता है ना ये एक सबसिस्टेंस प्रोडक्शन की तरह है। सबसिस्टेंस प्रोडक्शन क्या होता है, जो आप अपने लिए कर रहे हैं, मतलब आप सरप्लस इकोनॉमी नहीं है, मतलब आज आप इतना करें अर्न और इतना आप खा लिए, ये आपका सबसिस्टेंस है, इसमें सरप्लस नहीं है कि जो आप बेचेंगे, ये आप अपने अपने डेली लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं, डेली मतलब डेली आप खाने के लिए कर रहे हैं, मतलब जितना सफिशिएंट है, ये आज का बनाएं आज का खाएं, ये सबसिस्टेंस। वर्क और इनकम उन लोग के दोनों मैन और वुमेन में डिवाइड है, वर्क भी डिवाइड है, इनकम भी डिवाइड है, एक सेट ऑफ पैटर्न की तरह डिवाइड है कि मतलब वर्क में बोलते हैं कि जो भी बाहर का जो भी काम है, जैसे कि मान लीजिए कुछ अनाज हुआ, ठीक है, 1 क्विंटल चावल हुआ, तो वो बाहर से डील वील करने का काम कौन करते हैं, पिछले वाले वीडियो में भी किया, वो मैन करते हैं और वुमेन हमेशा पीछे ही रहती हैं। तो ये वर्क और इन जो पैसा वगैरह होगा, थोड़ा वो जब थोड़ा ही पैसा वगैरह वुमेन को दिया जाता है, ज़्यादा नहीं दिया जाता है, ज़्यादा दे दिया जाएगा तो फिर तो वो आगे निकल जाएंगी ना, अपना हक मानने लगेगी, तो उनको थोड़ा पीछे ही रखा जाता है। पैसा वगैरह भी एक सेट ऑफ पैटर्न बनाया हुआ है कि चलो थोड़ा सा तुमको दे दिए और घर वर संभालो बस उतना, तो इस तरह से डिवाइड रहता है। विमेन यहाँ पे कंबाइंड वर्क कर रही है, दोनों काम कर रही है, घर का भी काम कर रही है और हस्बैंड के साथ जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें भी वो अपना कंट्रीब्यूशन कर दे रही हैं। पर इस काम को इस काम को देखा ही नहीं जाता, इस काम को इनविजिबल मान के रखा गया, इस बात का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाया है कि हाँ विमेन एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो उनका हमारे जो इनकम का सोर्स है, हमारा जो जीडीपी का रेट है, जीडीपी का जो मतलब जीडीपी में उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसको नहीं बताया जाता है। ट्रुथ तो ये है कि विमेन जो है ना प्रोडक्टिव वर्क में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। देखिए प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वर्क हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं ना कि प्रोडक्टिव वर्क वो होता है जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो काम इंसान को मॉनिटरी वैल्यू दे, प्रॉफिट दे, पैसा में बिक्री हो, ऐसा चीज़ को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। और अगर आप अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहे हैं मतलब आप रिप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। और विमेन को क्या बोलते हैं, विमेन रिप्रोडक्टिव काम करती है और मैन क्या करते हैं, प्रोडक्टिव काम करते हैं। पर ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, प्रोडक्टिव काम में एग्रीकल्चर का काम प्रोडक्टिव काम है, तो विमेन तो रिप्रोडक्टिव का काम करती है, बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को पालती है, उसके साथ साथ तो प्रोडक्टिव काम भी करती है, वो एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर देती है। तो ये तो दोनों का काम, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप दोनों एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बता सकते हैं कि विमेन का दोनों रोल है। पर फिर भी विमेन के प्रोडक्टिव रोल को इनविजिबल कंसिडर किया जाता है, नहीं डाटा में नहीं ऐड किया गया, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गया। जब हम डाटा में कलेक्ट करेंगे, डाटा में दिखाएंगे ना, हाईलाइट करेंगे ना, बताएंगे कि हाँ विमेन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो हम लोग भी मतलब हम लोग कौन, समाज भी देखने लगेगा कि हाँ विमेन भी प्रोडक्टिव रोल में बहुत बड़ा योगदान देती हैं, ठीक है, पर उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है अंडर इन्यूमरेशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ वुमेन वर्क। वही बात है कि पहले तो हम ऊपर में ये पढ़ें कि वुमेन का एग्रीकल्चर में कितना बड़ा रोल होता है, दोनों को साथ मैनेज करके करती है, पर फिर भी वो अंडर वैल्यूड रहती हैं, उसको हम लोग इनविजिबल मान के रखे हैं। हाउस होल्ड का काम भी करती है और प्रोडक्टिव काम भी करती है, फिर भी नहीं ध्यान देना है, उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता। वुमेन का देखा रही है वो तो बस मतलब जनरली बहुत बार होता है कि हाँ मैं उसको तो बच्चा संभालना है, बच्चा करना है, बहुत बार यही रहता है कि अरे तुम पढ़ लिख के क्या करोगी, तुमको तो आखिर तो चूल्हा चौकी ही करना है,
बस इतना ही काम है तुम्हारा, पर उतना ही काम नहीं रहता है, उतना ही काम नहीं होता। लड़की का जन्म बस उसी के लिए नहीं हुआ है कि बस उसको शादी करा दो और बस चूल्हा चौकी कटाओ। बहुत लोग तो ऐसे करते हैं कि बहुत वियर्ड लगता है सुन के, ये आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, पर है ऐसा, मेरे दिमाग में आया तो बता देते हैं कि ये टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है सूटेबल, देखिए एग्जाम्पल कोट कीजिएगा और एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिएगा कि हाँ बहुत रिलेटेबल लगे कि हाँ हम लोग भी, वो जो एग्जामिनर है वो भी अपने आसपास ये चीज़ देखता है। ऐसा कुछ कि मतलब लड़कियों को जैसे कि कोई बेटे के चक्कर में बहुत सारी बेटियों का जन्म दे दिया, तो बेटियों का जन्म अगर उनका हो गया, बहुत सारी 3-4 लड़कियां होंगी और उसके लास्ट में एक बेटा हुआ, ठीक है, तो 3-4 लड़कियों को ना वो तो अपने लिए दी, लड़की तो नहीं बोली थी कि पापा मेरे को लेके आओ दुनिया में, आप तो अपने लिए लाए हैं, बेटे के चक्कर में उनको लाए। पर उनका उनके साथ अब उनको अपनी गलती का सजा उनको कैसे देते हैं पता है कि कहीं कहीं पे है ऐसा कि जल्दी जल्दी शादी करा देंगे। अरे एक थोड़ी है, मतलब है कि अरे इतना कम उम्र में शादी क्यों करा दे रहे हैं, अरे एक थोड़ी है, इसके पीछे 4 लड़की और है तो फटाफट शादी करा दे रहे हैं, फटाफट शादी करा दे रहे हैं। तो क्या समझ के कि आप बताइए, मतलब शादी करा दी है बस हो गया। उनका उसका जन्म किस लिए हुआ है, आई है जन्म, जन्म हुआ है उनका, कुछ दिन रहेगी 5-6 तक पढ़ ली, लिखना पढ़ना आ गया, मतलब साइन वाइन कर सकती है बस, उसके बाद शादी करा दो, खत्म कहानी। मतलब उसका जन्म वही हुआ है, रिप्रोडक्टिव रोल के लिए बनी है, समझे। ये सब क्वेश्चन, ये सब चीज़ इसलिए हम बता रहे हैं कि आप आंसर में कोट कर सकें, आपका पर्सपेक्टिव बने। जब आप ये सब समझ रहे होंगे तो आपके भी दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहा होगा, तो सारे एग्जाम्पल्स नोट करके रखिए, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में ना आपको सब कुछ याद नहीं आएगा, आपको बस पॉइंट याद आएगा फटाफट, और उस पॉइंट पे आपको डालना है। हाथ दर्द हो जाता है उस 3 घंटे के पेपर में। पैटर्न एक बार, हाँ एक और ऐड बता देते हैं कि एग्जाम सामने है तो आप एग्जाम का लास्ट 3 ईयर या 3 से 4 ईयर्स का ना पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के जाइएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। पिछले साल का पेपर में अगर बताएं तो कैसा पैटर्न था कि 2 सेक्शन था, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 था। सेक्शन 1 से 4 क्वेश्चन था और सेक्शन 1 से 4 क्वेश्चन था, सेक्शन 2 से भी 3 क्वेश्चन था, जिसमें से आपको ओवरऑल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था 20 मार्क्स का, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, वरना अचानक से थोड़ा डर लग जाएगा कि इतना बड़ा बड़ा आंसर लिख रहे हैं। उसके बाद हमारा